अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। NG 506 का लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। स्टैंडर्ड लैंग्वेज आइडियोलॉजी। अब हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की जो नज़रियात हैं वो पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 103 व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये 3 लाइंस जो MCQs हैं वो देख लें। स्टैंडर्ड होता क्या है? द टर्म स्टैंडर्ड बिगन टू बी अप्लाइड टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द 18th सेंचुरी। जो स्टैंडर्ड की टर्म है उसे 18th सेंचुरी में लैंग्वेज और लिटरेचर में लाया गया, स्टैंडर्ड के टर्म को। इसके अलावा हिस्टोरिकली जो ये टर्म यूज़ होती थी, ये बैटल या वार में इंग्लैंड के फ्लैग को रिप्रेजेंट करती थी ये टर्म। ठीक है, ये 12th सेंचुरी की बात है। ये भी MCQs है। इसके अलावा यूज्ड इन द आर्मीज टू रेफर टू द फ्लैग ऑफ अ यूनिट और रेजिमेंट। हाँ जी, ये ऊपर वाली ही बात है। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती क्या है? ये वो वैरायटी होती है जो कि हमें नॉर्म मुहैया करती है किसी भी लैंग्वेज का। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इनर सर्कल वाले नॉर्म प्रोवाइडिंग होते हैं, वो नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों उन्हें कहा गया? क्योंकि यही कि उनकी लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो है ही इसी वजह से क्योंकि वो अपनी वेराइटीज़ को नॉर्म मुहैया कर रही है, असूल मुहैया कर रही है कि लैंग्वेज ऐसे बोलनी है, ये वाली लैंग्वेज ऐसे बोलनी है, इसके ये तरीक़ेकार हैं, यहाँ पे ये लगना है, वहाँ पे वो लगना है। तो वे हमें नॉर्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो एजुकेशनल पर्पसेस के तौर पर यूज़ होती है। एजुकेशन सिस्टम में इसे एज अ मॉडल सिखाया जाता है। इसके अलावा अ यार्ड स्टिक फॉर मयरिंग द अदर वेराइटीज़, इसे एक मयरिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जाता है कि जिसके ज़रिए हम मयर कर सकें कि दूसरी वेराइटीज़ कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, कितनी उससे मिलती जुलती हैं, कितनी उसके करीब हैं, कितनी उसके दूर हैं इस स्टैंडर्ड वेराइटी के। ठीक है, इसके अलावा इज़ आ प्रेस्टीज वेराइटी। ये स्टैंडर्ड वैरायटी वो वैरायटी होती है जिसे बहुत शोहरत हासिल होती है, जो बहुत प्रेस्टीज वैरायटी होती है। बहुत लोग उसे बोलते हैं, बहुत लोग उसे समझते हैं, बहुत लोग उसके मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पोकन बाय अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल विद पावर एंड पोजीशन इन आ सोसाइटी। जिन लोगों के पास पावर या पोजीशन होती है वो उन लोगों की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को बहुत इन कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास पावर होगी उसी की चलेगी। तो उस चीज़ को उस वैरायटी को स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करार दे दिया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है जी? आपने एक लैंग्वेज है, आपने उसके प्रॉपर टर्म्स, प्रॉपर रूल्स जो हैं डेवलप कर लिए हैं, उसके बोलने के तरीके डेवलप कर लिए हैं, उसके टर्म्स डेवलप कर ली हैं, आपने उसके वर्ड्स प्रॉपर डेवलप कर लिए हुए हैं, डिक्शनरीज डेवलप कर ली हैं, ओवरऑल उसका सिस्टम आपने एक पूरा बना लिया हुआ है। और तो ये जो कन्वेंशनलाइज्ड फॉर्म्स होती हैं उसकी आपने ये इस्टेब्लिश कर ली हैं, मेंटेन कर रहे हैं आप इसे, सोसाइटी में आम हो चुकी है और बहुत भारी मिकदार में लोग इसे बोल रहे हैं, तो समझें वो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो गई हुई है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे मदद देते हैं लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज होने में। वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? सबसे पहले कोडिफिकेशन आ जाता है। कोडिफिकेशन क्या होता है? द मेथड्स यूज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये MCQs देख लें आप। कोडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपने उस लैंग्वेज की डिक्शनरीज डेवलप कर ली, आपने उसके स्टाइल, उस लैंग्वेज का स्टाइल और यूसेज गाइड्स आपने डेवलप कर ली। मतलब कि वो लैंग्वेज कैसे बोली जाएगी, किस वे में बोली जाएगी और वो किस चीज़ के इस्तेमाल में आई जाएगी, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं उस लैंग्वेज को। तो जो उसके काम होंगे वो आपने गाइड्स पूरी प्रॉपर डेवलप कर ली हुई हैं, ये कोडिफिकेशन है उसकी। इसके अलावा आपने उस लैंग्वेज की ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो टेक्स्ट बुक आपने बिल्कुल उसकी डेवलप कर ली हुई है, ग्रामर के आपने रूल डेवलप कर लिए हुए हैं और उसकी आगे से टेक्स्ट बुक भी डेवलप कर ली हुई हैं। कोडिफिकेशन में ये सारे आते हैं, डिक्शनरीज, स्टाइल एंड यूसेज, ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, ये इसके अलावा ये MCQs देख लें। द टॉप codification, the term was popularized in the early 1970s by linguist Eleanor Hogan। ये जी MCQs है और इसके he defined it as a process that leads to minimal variation in form। ठीक हो गया, क्लियर है?
टॉपिक नंबर 104 व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज पार्ट 2। अच्छा, अब नेक्स्ट कोडिफिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ग्रामर आ जाती है, जिसे कहा गया है बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। स्टैंडर्ड इंग्लिश की बेस को कहा गया है ग्रामर को। ग्रामर क्या है, ग्रामर मोर देन प्रोनाउंसिएशन। उन्होंने कहा है कि प्रोनाउंसिएशन से भी ज़्यादा ग्रामर को ऊपर रखा गया है, और ग्रामर इज़ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। ग्रामर फिक्स्ड होती है और ये कांस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है, ये बदलती नहीं है, ये कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, अब इस पूरे में ये कह रहे हैं कि उनका कहना है, ये जिसने भी बोला है, स्ट्रीवन ने बोला है, ये स्ट्रीवन सिट्रिडिन कचरू, स्ट्रीवन ने बोला है कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश या स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसकी ग्रामर और वोकैबलरी दो मेन चीज़ें होती हैं। ये दो वाहिद मेन चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि नहीं है। ये ज़्यादा इन हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज का पता लगाने के लिए, दूसरी चीज़ों से भी ज़्यादा, वोकैबलरी से भी ज़्यादा, प्रोनाउंसिएशन से भी ज़्यादा, नहीं वोकैबलरी नहीं, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन से भी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें हैं, ग्रामर और वोकैबलरी। अब जी ग्रामर और वोकैबलरी को उन्होंने कहा, उन्होंने ना राइटिंग की तरफ ले गए हैं, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना उसकी राइटिंग की तरफ ले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ग्रामर और वोकैबलरी जो है ना वो राइटिंग के ज़रिए आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लग सकता है कि आया कि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है या नहीं, लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि एसोसिएट कर दिया ना उन्होंने। राइटिंग जो है वो ज़्यादा एसोसिएट होती है ग्रामर से और वोकैबलरी से। जब आप एक सेंटेंस राइट करते हैं तो ज़्यादा हमें बेहतर तरीके से पता लग सकता है कि आपने कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर बीच में अप्लाई किया है, आया कि स्टैंडर्डाइज इंग्लिश का है या दूसरी वैरायटी का है। इस वजह से उन्होंने राइटिंग का इसमें एस्पेक्ट डाल दिया कि राइटिंग ज़्यादा करीब है वोकैबलरी और ग्रामर के। अच्छा, राइटिंग इंग्लिश इज़ मोर रूल गवर्न दैन स्पोकन इंग्लिश। वही बात हो गई कि उन्होंने कहा राइटिंग इंग्लिश ज़्यादा रूल गवर्न होती है, इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और हमें पता लगते हैं, हम देख सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं राइटिंग के ज़रिए। ठीक है, इसमें रोल ऑफ पब्लिशर्स का भी बहुत रोल होता है, और मोर यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यूअर डिवर्जेंसेस इन राइटिंग। इसके अलावा उनका कहना है कि राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब कि अब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो मे भी आपकी प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से, एक स्टैंडर्डाइज इंग्लिश तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो मे भी आपकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो स्टैंडर्डाइज इंग्लिश से, पर अगर आप वही लिख रहे हैं तो हम बेहतर तौर पर पता लगा सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज इंग्लिश है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है और उसमें डाइवर्जेंसेस कम होती हैं राइटिंग में। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, राइटिंग में तो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, तो किस बात का इख्तलाफ होगा, किसी बात का इख्तलाफ नहीं होगा, और हमें बेहतर तौर पर पता भी लग सकता है कि ये स्टैंडर्डाइज इंग्लिश है। ठीक है, टॉपिक नंबर 105 स्टैंडर्ड इंग्लिश। ये जी ऊपर वाला ही टॉपिक है जो हमने अभी कवर किया है, इसमें कुछ भी फर्दर समझाने वाला नहीं है। टॉपिक नंबर 106 लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स। अच्छा, लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स के क्या क्राइटेरिया है ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। क्रिटिसिज्म क्या होता है लैंग्वेज स्टैंडर्ड का, कि इसको कहा गया है कि लैंग्वेज, अगर आप किसी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो एक तो ये कि वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है दूसरी लैंग्वेज को, मतलब कि आपने पीछे कर दिया, आपने उसे ना पीछे धकेल दिया, आपने एक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, दूसरी वेराइटीज़ को आपने कोई अहमियत नहीं दी, तो ये आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। इसके अलावा उनका कहना है कि जब आप लैंग्वेज स्टैंडर्ड बना देते हैं, लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जो वो पावरफुल पर्सन्स की जो लैंग्वेज होती है आप उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो ये जी पुअर्स, वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो होता है अक्सर ये काम करता है। पुअर को वो लैंग्वेज नहीं आती, अक्सर वुमेन्स को नहीं आती, माइनॉरिटीज़ की वो लैंग्वेज नहीं होती, पर आपने पावरफुल को बहुत कर दिया। इसके अलावा जी ये क्रिटिसाइज है कि नीड टू बी ब्रॉडन, के इसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में आप लोगों ने किया होता है, तो इसे थोड़ा सा ब्रॉडन
करें, थोड़ा इसे वसी करें, थोड़ा इसका फैलाव करें। अच्छा, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्या प्रोसेस होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के? ये जी 4 स्टेजेस पे ये मुश्तमिल होता है: सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, एलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस। सिलेक्शन में क्या आता है, उन्होंने कहा है सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज़ देख लें, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है ये। और इसमें क्या सिलेक्शन आपने करनी होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि आपने मुख्तलिफ वैराइटीज़ में एक वैरायटी आपने सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज की, जिसको आप स्टैंडर्डाइज बनाना चाहते हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, ये आपने सिलेक्शन करनी है। इसके साथ साथ आपने वो लैंग्वेज पॉलिटिकली और सोशली पावरफुल भी होनी चाहिए। खाली कोई अपनी मर्ज़ी से वैरायटी नहीं उठा लेनी, वो पॉलिटिकली और सोशली पावरफुल भी होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का हमने ऊपर पढ़ लिया, उसमें क्या लैंग्वेज का आप करते हैं, आप उसकी ग्रामर डेवलप करते हैं, प्रॉपर रूल्स उसके डेवलप करते हैं, ग्रामर टेक्स्ट बुक आप करते हैं डेवलप, स्टाइल एंड यूसेज गाइड्स, डिक्शनरीज, ये सारी आप डेवलप करते हैं। फिर आगे अगला स्टेज आ जाती है एलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस। एलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस में क्या करते हैं कि आपने उसके फंक्शंस डिफ़ाइन करने हैं उस लैंग्वेज के, जिस लैंग्वेज को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं उस लैंग्वेज के आपने फंक्शन डिफ़ाइन करने हैं कि गवर्नमेंट में और एजुकेशनल डोमेन्स में वो क्या क्या फंक्शन सर अंजाम देगी, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। न्यू वोकैबलरी कन्वेंशंस आर एडिड, के मुख्तलिफ वोकैबलरी अंदर डालनी है, मुख्तलिफ जो उसके रूल्स हैं वो अंदर डालने हैं, जिसके ज़रिए वो फंक्शन में आ सके, जिसके ज़रिए वो हमारे डेली रूटीन के काम सर अंजाम दे सके। एक्सेप्टेंस जी नेक्स्ट आ जाता है। एक्सेप्टेंस में क्या है कि आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, आपने उसकी कोडिफिकेशन कर ली, आपने उसके फंक्शन डिफ़ाइन कर लिए। इसके बाद अगर कोई एक्सेप्ट भी तो करे ना, ज़्यादा पॉपुलेशन अगर एक्सेप्ट करेगी उस स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज को तो ही वो स्टैंडर्डाइज बनेगी, वरना वो स्टैंडर्डाइज के दर्जे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये कि उस वैरायटी को बहुत ज़्यादा मिकदार की पॉपुलेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो स्टैंडर्डाइज बनेगी। पैराडॉक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि पैराडॉक्स क्या होता है कि एक उलझी हुई चीज़ कह लें, या एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्टिव आप कह लें कि एक दूसरे से इख्तलाफ जो होती हैं चीज़ें, वो कह लें कि एक दूसरे से कोई मिलती जुलती नहीं है ना इस स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज की चीज़ें। वो क्या क्या है, एक तरफ जी स्टैंडर्डाइजेशन को क्या समझा जाता है, इसे एक सिंबल समझा जाता है उस स्टेट का जो कि इंडिपेंडेंस है। स्टेट्स इंडिपेंडेंस का एक सिंबल समझा जाता है स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज को। इसके अलावा इसको स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स समझा जाता है, पर एट द सेम टाइम इसे क्या समझा जाता है, सिंबल ऑफ इंफीरियर स्टेटस ऑफ द पुअर हु यूज़ ओरिजिनल सोशल एंड एथनिक डायलेक्ट। इसी के साथ साथ वो लोग जो कि इस चीज़ को नहीं बोलते या जो गरीब हैं, जिनकी ये लैंग्वेज नहीं है, उसको ये इंफीरियर करार देती है, उसको ये एहसास कमतरी में डालती है, उसको ये पीछे कर देती है, उन डायलैक्ट्स को, उन पीपल को, उन लैंग्वेजेस को ये पीछे छोड़ देती है। तो ये एक पैराडॉक्स है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ है कि एक तरफ वो स्टैंडर्डाइज है, उसे एक स्टैंडर्डाइज का ना दर्जा दे दिया गया है, पर एट द सेम टाइम उसने इतना स्टैंडर्डाइज होने के बावजूद भी लोगों के साथ ऐसा किया, ठीक है। टॉपिक नंबर 107, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश। अच्छा जी, अब बस इसमें ये एक बार पढ़ने वाला है, समझने वाला कोई इतना नहीं है। ये एमसीक्यूज़ देख लें कि ऑल द रीजनल नेटिव स्पीकर्स डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश, इनको नॉन स्टैंडर्डाइज इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एटीट्यूड विद इन द आउटर सर्कल, के आउटर सर्कल की जो वेराइटीज़ बनी है इंग्लिश की, उसका क्या एटीट्यूड देखा गया है उसके तरफ, कि उन्हें सेकंड बेस्ट समझा जाता है उन वेराइटीज़ को कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंग्लिश। मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश को हर हाल में उन्होंने ऊपर ही रखना है, ठीक है। उसे जो दूसरी वेराइटीज़ हैं आउटर सर्कल की, उन्हें उन्होंने सेकंड बेस्ट कह दिया। चाहे ये हो सकता है कि वो जो आउटर सर्कल की वेराइटीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेस्टीज हासिल कर लें, बहुत शोहरत हासिल कर लें अपने जो है हिट होने के बाद, कि वो बहुत हिट हो गई हैं और बहुत उन्होंने शोहरत हासिल कर ली है, फिर भी उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन और अपने ही वेस्टर्नाइज जो कल्चर्स में पाई जाती हैं, जो नेटिव हैं, वो ही
उसने ऊपर रखनी है, उसने किसी दूसरे आउटर सर्कल की इंग्लिश को ऊपर नहीं लाना, ये एटीट्यूड है। इसके अलावा जो इनर सर्कल वाले हैं वो क्या समझते हैं कि कंसीडर्ड अ रिज़ल्ट ऑफ फॉसिलाइजेशन, मतलब उनका कहना है कि ये जो आउटर सर्कल में वैरायटीज़ बनी है इंग्लिश की, ये फॉसिलाइजेशन का नतीजा है। फॉसिलाइजेशन होती है कि आपने एक नॉन इंग्लिश कल्चर में इंग्लिश आई, उन्होंने सीखी, तो उन्होंने इस प्रॉपर वे में नहीं सीखी, और वही जो अनप्रॉपर वे है उनका, वो उनके बोलने की एक हैबिट बन गई है, एक उनका तरीक़ाकार बन गया, वो वैसे ही बोलने लगे। मतलब कि एक वो समझते हैं कि इस इंग्लिश को ना बिगाड़ के ये लोग बोलते हैं, और यही चीज़ उनकी आदत बन गई हुई है। तो इसी वे में ये वैराइटीज़ निकली हैं, तो हम इसे नहीं मानते, बिगड़ी हुई लैंग्वेज समझते हैं जी। वो आउटर सर्कल की इंग्लिश को ना प्रॉपर लैंग्वेज नहीं समझते वो। फॉसिलाइजेशन क्या होती है कि आपने एक इंग्लिश सीखी, आपने उसे प्रॉपर वे में नहीं सीखा, मतलब कि और वही चीज़ आपकी हैबिट बन गई, वैसे ही बोलना आपने अपना वतीरा बना लिया, आपने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, आपने उसे प्रॉपर वे में सीखने की कोशिश नहीं की। तो जी इसे फॉसिलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये ही देख लें कि अब जैसे वो अक्सर ही उर्दू के नए अल्फाज हैं जिनको हमने तेज़ी रवानी में बोलने के चक्कर में हमने उन्हें अपनी आदत ही वैसे बना ली हुई है वैसे बोलने की। जैसे मतलब होता है, पर तेज़ी में हम मतलब मल्लब बोलते रहते हैं, तो ये एक आदत बन गई हुई है। इस चीज़ को कहते हैं फॉसिलाइजेशन। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस ये आपने ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज के जो होते हैं ना एस्पेक्ट्स के, कैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ये आपने ये याद रखना है। और इसके अलावा ये जो 4 स्टेजेस होती हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, ये आपने याद रखनी है। और इन स्टैंडर्डाइज जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस में क्या क्या आते हैं, यह भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। कोडिफिकेशन का स्पेशली आपने याद रखना है कि कोडिफिकेशन क्या होती है और कोडिफिकेशन में क्या आता है। ग्रामर टेक्स्ट बुक आती हैं, स्टाइल एंड यूसेज गाइड्स आती हैं, डिक्शनरीज आती हैं, सब आपने याद रखना है। ठीक हो गया, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।